नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने वह देश कौन सा है पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके कविवर हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमारा पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और हमें कभी कभी समझ में नहीं आते अगर हमने इसे बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया है। तो चलिए, आप बस ये याद रखिए, कक्षा 10 में बस आपको एक ही बात याद रखना है कि हर लाइन एक प्रश्न बन सकती है, इसलिए हर लाइन को महत्वता देनी है आपको और हमें कुछ नहीं करना है अच्छे नंबर लाने के लिए, बस इतना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य धारा के पोषक कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जन्म की डेट दी हुई है ना, जन्म की डेट दी हुई है हमारे पास, ये दिया है 1889, जौनपुर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ में दो प्रश्न मिल रहे हैं कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ से निकालने हैं कि उनका जन्म सन 1889 यानी 1889 में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश में कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। तो ये दो प्रश्न हमारे हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा इन्होंने हिंदी, बंगला तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी अध्ययन किया। इन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया एवं उनको अपनी काव्य शैली में प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने पद यात्रा की 20,000 किलोमीटर की कम से कम पद यात्रा इन्होंने की और अनेक ग्राम्य गीतों का संकलन किया एवं उनकी काव्य शैली में प्रस्तुत भी किया। अपनी जो काव्य शैली थी उसमें बाल साहित्य के सृजन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बाल्य साहित्य आप समझ गए होंगे, बाल बच्चे, जो बच्चे होते हैं उनके लिए साहित्य की सृजनता के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन 1962 में इनका निधन हो गया। तो यहाँ पे एक और प्रश्न आ गया हमारा कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का निधन कब हुआ था। तो 1962 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं। त्रिपाठी जी मननशील विद्वान तथा परिश्रमी थे। काव्य कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। हिंदी की अधिकतर विधाओं पर अपना अधिकार कर चुके थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ से आपके जो मोस्ट जिसको कह सकते हैं आप, वो स्टार्ट होगा, क्योंकि हर रचना इनकी एक प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकती है। 3 रचनाएं किसी और कवि की होंगी, एक रचना इनकी रख दी जाएगी और पूछा जाएगा कि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना का नाम बताइए। तो इसलिए आपको इनकी हर रचना पर ध्यान देना है। पथिक, मिलन और स्वप्न खंड काव्य है इनका। मानसी स्फुटित कविता संग्रह है इनका। कविता कौमुदी ग्राम्य गीत संपादित है। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना के रूप में लिखी है इन्होंने, ठीक है। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। नवीन आदर्श यानी कुछ नवीन सूचनाएं इन्होंने दी हैं। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। ये मैंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट साइन लगा रखा है, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण और मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं प्रभावी ढंग से चित्रित हुई हैं। यानी इन्होंने मानव सेवा और प्रकृति चित्रण को बहुत ही प्रभावी रूप से चित्रित किया है। चलिए, ये हमारा हुआ कवि परिचय, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं को उदात्त रूप प्राप्त होता है। देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशील वर्णन इस कविता में है। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है,
तो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारत है उसमें हम जानते हैं ये समुद्र यहाँ पर विद्यमान है और यहाँ हिमालय पर्वत हमारा है जो कि एक मुकुट के जैसे भारत माता के सिर पर लगा हुआ है और उसके पैरों को समुद्र धो रहा है। यह बात हम छोटी कक्षाओं में भी कई बार हमारे सामने ये आ चुकी हैं। आगे देखिए, इसकी नदियां, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्व गुरु रहा है। यानी भारत कैसा है? विश्व गुरु। भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। इसके बाद यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की पितृभक्ति है, त्याग भावना और लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व ने उच्चादर्शों की प्रस्तुति की है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नावली शैली में किया है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि इस पाठ की जो शैली है वो प्रश्नावली शैली है। आपसे यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, आपसे प्रश्न किया जाएगा और उसका अंत में आपको उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रश्नावली शैली। प्रश्न और उत्तर की समन्वित शैली, मिली जुली शैली इस कविता में के शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। तो चलिए अब हम अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना समय नष्ट किए। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? अर्थात मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, जो मन को मोह लेती है प्रकृति, उसकी गोद में बसा है। आप भी जानते हैं कौन बसा है, आपको पता है कि उसकी गोद में कौन बसा है, किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? अपने भारत देश की ओर इशारा किया जा रहा है। सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? हमारे भारत में स्वर्ग के जैसा सुख है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसके चरणों में क्या है? समुद्र है। जिसके चरणों को कौन धो रहा है? समुद्र धो रहा है। तो क्या है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। यहाँ रत्नेश से अर्थ है समुद्र, ठीक है। अच्छा, रत्नों की खान है इसलिए रत्नेश। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? और जिसके मुकुट के रूप में कौन विराजमान है? आपको पता है उसका मुकुट के रूप में कौन विराजमान है? हिमालय, ठीक है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सुधा माने अमृत। सुधा माने क्या है? अमृत, अमृत, ठीक है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? और जो नदियां सींच कर ऐसे देश को सलोना बना रही हैं जहां अमृत की नदी के सुंदर और पवित्र जल जो अमृत के रूप में बह रहा है, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले कंदमूल नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले फल, जिसके बड़े रसीले फल, कंदमूल, मेवे। अब कंदमूल किसको कहते हैं बच्चों? जिनको जड़ से उखाड़ा जाता है, जिनको जड़ से उखाड़ा जाता है फिर खाया जाता है, जैसे आलू हुआ, है ना, जो जड़ से उखड़ते हैं, गाजर। तो कंदमूल, नाज, मेवे सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है? और ये सब कुछ जिसके आंगन में सजा है, वह देश कौन सा है? यहाँ हमें जवाब बार बार मिल रहा है कि वह देश भारत है, लेकिन आप देखना कविता के अंत में इसका आपको उत्तर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, अर्थात जिसके सुंदर सुगंध जिसकी प्रिय लगे, ऐसे प्रसून। प्रसून का मतलब आप जानते हैं? फूल, है ना। प्रसून को क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। तो जिसके सुंदर सुगंध वाले और प्यारे से जो फूल हैं और जिसमें दिन रात हंस रहे हैं, और ये सारे जहां दिन रात हंस रहे हैं, वह देश
कौन सा है? जहाँ सुंदर सुंदर फूल दिन रात हंस रहे हैं, जिसके आंगन में, वह देश कौन सा है? आगे देखिए, मैदान गिर वनों में हरियालियां लहलहाती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? यानी मैदान, पर्वत, वन में हरियालियां ही हरियाली लहरा रही है। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? और ये जो हमारे देश की पहचान है, यहाँ की हरियाली, वो हमारे देश को बहुत ही आनंदमय बनाती है। पर पूछा गया है वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से, यानी ये सब संपदा जिसमें भरी पड़ी हो, वह देश कौन सा है? संसार का शिरोमणि, यानी संसार का जो सरदार है, वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, और पृथ्वी निवासियों को जिसने पहले गुरु के रूप में जगाया, शिक्षित किया और सुधारा, वह देश कौन सा है? यानी वह देश कौन सा है? भारत है। अभी हमें इसका उत्तर मिलेगा। छोड़ा तृणवत स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, श्री राम थे जहां पर, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज, स्वराज माने अपना राज्य, छोड़ दिया तृणवत, एक तिनके के समान मानकर अपने पिता के आदेश पर पूरा राज्य त्याग दिया। श्री राम थे जहां, और ऐसा कौन था? श्री राम थे। वह देश कौन सा है? जहां ऐसे श्री राम ने जन्म लिया, जिन्होंने पिता के आदेश पर पूरे राज्य को एक तिनके के समान मानकर त्याग दिया, वह देश कौन सा है? आगे देखिए, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई, यानी लक्ष्मण भरत जैसे निस्वार्थ भाई जहां पर मिले हमें, वह देश कौन सा है? यानी जहां निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी जो कहलाए, भरत लक्ष्मण, वह देश कौन सा है जिसमें राम के भाई भरत और लक्ष्मण ने जन्म लिया? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी, जो निष्पक्ष लोग हैं, जो किसी के पक्ष में नहीं हैं, वो ही बता सकते हैं कि जो जन पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकते हैं कि वह देश कौन सा है। जो निष्पक्षी हों, न्यायकारी हों, जो पढ़े लिखे हों, वे सब बता देंगे कि वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिस देश में 40 करोड़, 40 कोटि माने 40 करोड़ भाई सेवक सपूत हैं, जिसकी जनता 40 करोड़ है, और जिसके सेवक हैं इतने लोग, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? अब मिल गया जवाब कि भारत के सिवाय, जिसमें इतने गुण भरे पड़े हों, भारत के सिवाय वह देश कोई दूसरा नहीं है। अर्थात प्रश्नावली शैली में जो पाठ शुरू किया था हमने, वो हमें जाकर के अंत में उत्तर प्राप्त हो गया। इसी को प्रश्नावली शैली कहेंगे, जिसमें प्रश्न पूछते चले जाएं और उत्तर अंत में आके हमको प्राप्त हो जाए। तो ये हमारा पाठ था, सरल बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है।